हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 की पद्यखंड का तीसरा पाठ जो है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, इसमें दो कविताएं सम्मिलित है जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। ठीक है, इसके व्याख्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज देखते हैं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दोनों कविता जो है देखने में बड़ी आसान लगती है पर इसकी व्याख्या जो है बहुत क्रिटिकल है, यानी कभी थोड़े में बहुत कुछ कहने की क्षमता इस कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो संदर्भ होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पहले कविता के बहाने के देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से अवतरित है। इसके रचनाकार या रचयिता कुंवर नारायण है। ठीक है ना। दूसरे बात सीधी थी पर इसका संदर्भ क्या बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है या अवतरित है, जिसके रचनाकार है कुंवर नारायण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पद, बात कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि क्या कहता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बात बाहर भीतर इन घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी तात्पर्य हुआ, कविता इसका जो प्रसंग होगा, इस कविता में कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ानों की तुलना करते हुए चिड़िया की उड़ान के सीमित और कविता की उड़ान को असीमित बताया है। यानी जो चिड़िया को कम बताया गया है और कविता को ज्यादा बताया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कविता की असीम संभावनाओं का वर्णन करते हुए कहता है, क्या कहता है, कविता की कल्पना की उड़ान असीमित है, उसका कोई पार नहीं है। ठीक है ना। इसके लिए वह चिड़िया की उड़ान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहता है, क्या कहता है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कविता कहता है कि चिड़िया खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ती है, ठीक है ना, किंतु उड़ान उसकी सीमित होती है। एक समय और एक क्षेत्र के बाद उसको जमीन पर उतरना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर कविता के उड़ान का दायरा अत्यंत विस्तृत है। ठीक है, वो उसको असीमित कह सकते हैं। कविता उड़ती रहती है, एक बार बन गई तो वो उड़ती ही रहती है। फिर क्या कह रहे, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तात्पर्य हुआ, कवि कहता है कि चिड़िया अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर तक उड़ती फिरती है, परंतु कवि अपनी कविता के माध्यम से भावों की उड़ान की अनंत यात्रा तय करता है। एक कवि अपनी कविता में कल्पना के पंख लगाकर कहां तक और कब तक उड़ सकता है, इसका अनुमान सीमित है। सीमित लगाना असीमित है। ठीक है ना। चिड़िया भला कैसे जाने, इसका अनुमान लगाना चिड़िया भला कैसे जाने। क्यों? क्योंकि कवि तो अपने कविता के माध्यम से पंख लगाकर उड़ता है, जो कि असीमित बताया गया है, बहुत असीमित है। ठीक है ना। ठीक है, तो इस प्रकार कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। ठीक है, ये पहला पद हो गया। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। इसमें इसकी भाषा सरल है, प्रसाद गुण है, शांत रस है। ठीक है, और प्रश्नालंकार है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह की बात कर रहा है, प्रश्न पूछने की बात कर रहा है, इसलिए प्रश्नालंकार है। मानवीकरण भी है, क्योंकि चिड़िया के माध्यम से मानव की कल्पना का बात किया है, यानी कि मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा पद है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कितना अच्छा वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
कवि कविता की अपार शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है, क्या कहता है कि कविता में फूलों के खिलने का वर्णन हो सकता है, उसकी सुंदरता, कोमलता, सुगंध के बिखराव की चर्चा कविता में सरलता से की जा सकती है, किंतु कविता के खिलने का अर्थ भला फूल कैसे समझ सकता है। यानी कविता के खिलने का फूल कभी नहीं समझ सकता, उसे तो खिलना है फूल को और अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाना है, ठीक है, किंतु शीघ्र ही मुरझा भी जाता है। फिर कहेगा बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता बिना मुरझाए अंदर बाहर इधर उधर इस घर उस घर अपनी भाव रूपी महक सदैव बिखेरती चली जाती है। कवि कहना चाहता है कि जिस किसी की वस्तु का जन्म हुआ है वह भले ही पुष्प ही क्यों ना हो, भले ही वो एक समय के लिए अपना सुगंध बहुत बिखेर दिया हो, किंतु एक दिन समाप्त हो जाता है। किंतु कविता क्या है, कविता कभी नहीं समाप्त होती। एक बार बन गई, एक बार वो लिख गई तो वो सदैव क्या होती है, युगों युगों तक बिखरती चली जाती है। जैसे यही कविता के बहाने 1993 में लिखी गई है। क्या हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो कविता एक बार लिख गई, एक बार भावों के रूप में चढ़ गई तो वो सदैव वैसे ही रहेगी। लेकिन फूल क्या है, एक समय के बाद मुरझा जाता है। तो भला कविता की इस अनंत असीमित यात्रा का अनुमान भला एक नन्हा सा कोमल सा पुष्प कैसे लगा सकता है। ठीक है, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। काव्य विशेष में क्या हो जाएगा, प्रश्नालंकार है, मानवीकरण है, प्रसाद गुण रसांत रस है, भाषा सरल है, तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है, कविता की अपार सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा पद। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता क्या है, एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। कवि कहता है, कवि क्या कहता है, इसका प्रसंग क्या हो गया है, कुंवर नारायण कविता और बच्चों के माध्यम संबंधों का उल्लेख किया है। ठीक है ना। कवि क्या कहता है कि कविता को अपने भावों को प्रकट करने हेतु किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वभाव से बच्चों की तरह होती है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में अपना पराया सब कुछ भूल जाते हैं, रम जाते हैं भूल करके, उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से बिना किसी पूर्व में, यानी पूर्व में जो उनमें भाव होते हैं या सामाजिक संबंध होते हैं, वो उससे ग्रसित नहीं होती है। कवि कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार बच्चे खेलते समय अंदर बाहर इस घर उस घर भेद मिटाकर हर जगह अपने खेल के लिए स्थान बना लेते हैं, उसी प्रकार कविता भी अपने विषय के लिए भूत और वर्तमान के एवं भविष्य के प्रसंगों को प्रकट कर लेती है। वह प्रत्येक समय में भावों के प्रकट के लिए सक्षम होती है, चाहे कोई भी समय हो, चाहे भूत का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे वर्तमान का हो, हर समय वो अपना प्रकट करना चाहती है। तात्पर्य यह हुआ कि कविता होने का अर्थ बच्चों के स्वभाव और उसकी गतिविधियों को देखकर सरलता से समझा जा सकता है। जिस प्रकार बच्चा क्या करता है, बचपन में उसे जाति पात रंग भेद भाव इन सब का क्या होता है, भेष, इन सब से वो रहित होता है, इन सब का उसे ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार कविता भी भूत वर्तमान भविष्य इन सब का भेद नहीं करती है। रहा तीसरा पद, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। इसका जो काव्य सौंदर्य काव्य विशेष क्या हो जाएगा, भाषा सरल है, सहज है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, इसमें प्रतीकात्मकता है, शांत रस का प्रयोग है, तीनों में लक्षणा शब्द शक्ति और शांत रस है, इसमें प्रसाद गुण जरूर है। ठीक है, कवि ने बच्चों की मनोहरी तुलना की है, कविता से बच्चों की तुलना। तो ये रहा
कविता के बहाने। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो इसमें है कविता, बात सीधी थी पर। ये थोड़ा और घुमा करके रखी है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। सीधी मतलब सरल, इसका शब्दार्थ देख लीजिए। टेढ़ी फंसना मतलब बुरा फंसना। पेचीदा मतलब लास्ट में दिया है जटिल, कठिन, गूढ़, दुरूह। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कथ्य के प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों के चयन और भाषा के सहज होने की बात कही है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। पाठकों से एक बात सीधी सरल शब्दों में कहना चाहता था, किंतु भाषाई कौशल की प्रदर्शन के चाह से कब मतलब लोग ये सोचे कि हम अपना भाषा और अच्छा बना ले, अपनी भाषा को दुरूहता बना ले, उसकी चाल से वो क्या हो गया? बुरी तरह बिगड़ गई। इस क्रम में भाषा की जरा टेढ़ी फंस गई। मैं भाषा संबंधी विशेषताओं को बड़ी अच्छी तरीके से कहना चाहता, सरल तो सब शब्दों में कहना चाहता था, लेकिन हम उसमें विशेषता डालने के लिए, अपनी भाषा की महत्वता बढ़ाने के लिए क्या कर दिए? उसको थोड़ा जरा सुधारने का प्रयास किए, तो वो टेढ़ी हो गई, बुरी तरह फंस गई। अर्थात बात अपनी मर्म को खो दिया, रहस्य को खो दिया, क्लिष्टता में फंस गई वो। ठीक है ना? फिर क्या कहे? उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। ऐसे में मैंने बात के मूल भाव को सरलता से व्यक्त करने के प्रयास में भाषा के साथ नाना प्रकार के प्रयोग किए। तोड़ा मरोड़ा, भाषा को उल्टा पलटा, उसमें मुहावरे, वाक्य, व्याकरण इत्यादि परिवर्तन करने के चक्रव्यूह में निकलने की तमाम कोशिश की। और क्या किया? उसको तोड़ा, फिर मरोड़ा, तोड़ा भी, फिर मरोड़ा, ठीक है ना? फिर क्या किया? घुमाया, इधर से उधर किया, फिर आया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। कभी कह रहा है जो मैं कहना चाहता हूं वो तो या तो बन जाए बात, या फिर मैं ये जो समस्या में फंस गया हूं, इस टेढ़ापन में जो फंस गया हूं, उससे निकलने का प्रयास हो जाए, निकल तो जाऊं। लेकिन हुआ क्या? लेकिन उससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। इससे क्या हुआ? बात तो बनी नहीं, बात सरल ढंग से लिखने के प्रयास में था, कहने के प्रयास में था, लेकिन वो और भी क्लिष्ट और कठिन होती चली गई। अर्थात कथ्य को, कहने को जितना सरल सहज बनाना चाहता था, भाषा के जाल में फंसकर वह और भी अधिक दुरूह होती गई, कठिन होती गई, पेचीदा होती चली गई। ठीक है? इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। इसका काव्य सौंदर्य क्या है? उल्टा पलटा मोड़ा में सटीक शब्दों का प्रयोग है, पुनरुक्त, साथ साथ में पुनरुक्त प्रकाश है। ठीक है? और क्या है? लाक्षणिकता है, लाक्षणिक शब्द का है, यानी लक्षण, लक्षण शब्द शक्ति है। ठीक है ना? मुक्त छंद का प्रयोग है। ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरा पद। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। कवि कहता है एक बार जब बात भाषा के चक्रव्यूह में फंस गई तो अधीर होकर मैंने उस वैसे ही सुलझाना चाहा जैसे कि किसी पेच, क्या हो गया? धैर्य से समझे बिना, उसको धैर्य से समझे बिना, धैर्यता नहीं दिखाया बल्कि और अधीर हो गया वो, और उसको सुलझाने के लिए धैर्य के साथ क्या किया? पेच को खोलने के बजाय, कवि कह रहा है जैसे किसी पेंच को धैर्य के साथ खोलने के स्थान पर बेहतरीन कसते चले गए। जैसे कोई नट होता है, नट में क्या होती है? पेंच होती है। किसी नट को हम धैर्यता से कस खोलने के बजाय उसको और कस दिए तो बात क्या हो जाएगी? क्या वो ढील होगा? नहीं होगा, और फंसता चला जाएगा।
इससे बेहतर कसता चला जा रहा था, उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे बात साफ सुनाई दे रही थी। कभी कहना चाहता है कि मैं उस पेच को कसता चला गया, जिससे उसकी क्या हो गई, और तरह से उसमें फंसता चला गया, और बुरी तरह से मैं उसमें फंस गया। साफ सुनाई दे रहा था, मुझे साफ सुनाई दे रही थी बात, ठीक है, स्पष्ट सुनाई दे रहा था। फिर क्या रहा, तमाशबीनों की सवाबसी और वाहवाह। कभी अपनी बात को कह रहा था जब, तो उसको कसने की जब कसता चला गया तो उसको सुनाई क्या दे रहा था, बात तो फंसती जा रही थी, लेकिन वहां पर बैठे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, तमाशा देखने वाले दर्शक जो थे वो वाहवाही कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे। तो कभी को लगा कि हम तो बात अच्छी कह रहे हैं, लेकिन वो बात अच्छी कह नहीं रहा था, वो और कसता जा रहा था उस बात को, और बात को कसता चला जा रहा था, यानी उस बात में पूरी तरह से फंसता चला जा रहा था, बात की दुरूहता पर पूरी तरह से फंसता जा रहा था। लेकिन सामने से क्या लग रहा था लोगों को, लोग तो शाबाशी कर रहे थे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन हुआ क्या, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कभी को जिस बात को पहले से ही डर सताया रही थी, आखिरकार अंत में वही चीज हुआ, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कभी कह रहा है, मैं जब वो जोर जबरदस्ती से कसने का प्रयास किया, उस कसने के प्रयास से उस बात की जो चूड़ी है मर गई, अर्थात बात और भी बिगड़ गई और खराब हो गई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। वह बात भाषा के चक्कर में बुरी तरह से फंस करके इधर उधर घूमने लगी, अर्थात कभी अपने रहस्य या मर्म को नहीं कह पाया, जो कहना चाहता था वो कह ही नहीं पाया, वो घूमती ही चली गई, वो बिगड़ती ही चली गई। ठीक है, ये व्याख्या इसका आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग वहां झूठी प्रशंसा कर रहे थे ना, इसलिए कभी को लगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, तो वो ढीला करने के बजाय कसता चला गया, और कसने के चक्कर में बात क्या होगी, बुरी तरह से फंसती चली गई, जिससे उसका चूड़ी मर गई, उसका मर्म मर गया, रहस्य मिट गया, बिगड़ती गई बात। ठीक है ना, इसका देख लीजिए, बाबा में पुनरुक्त प्रकाश, अनुप्रास अलंकार भी है, पेच कसने में सुंदर बिंब और सटीक का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रयोगवादी कवि है, तो प्रयोगवाद में बिंब प्रतीक तो रहेगा। ठीक है, भाषा सरल है, मुक्त छंद है, लास्ट है, देखते हैं क्या है, हार कर मैंने उसे कील की तरह, कभी कह रहा है अंत में जब कभी अपनी बात को भाषा की जटिलता से नहीं निकाल पाया, तो उससे बुरी तरह झुझलाकर उसने क्या किया, अपनी कविता को वैसा ही छोड़ दिया, जैसे खांचे में जो होता है पिंच, जहां पर कोई नट बुल्ट कसा जाता है ना, खांचे में ठीक उसी प्रकार पिंच ना कस पाने की स्थिति में हड़बड़ाहट में व्यक्ति क्या करता है, उस कील को ठोकने लगता है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई मोटरसाइकिल के नट कस रहे हो, ठीक है, और आपको बहुत जल्दी है क्योंकि वो कस नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से उसको ठोक दोगे। ठीक है ना, उसी प्रकार कभी क्या कर रहा है, बात के नट को कस ना कर पाने की वजह से जब हड़बड़ाहट के चक्कर में उसको ठोक दिया, उसमें जोर जबरदस्ती कर दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। कभी कह रहा है कि ऊपर से वो पेच खांचे में समा तो जाता है, किंतु ऊपर से देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें अंदर से ना तो कसाव था ना ही ताकत था, ना मजबूती थी उसमें, ना तो शक्ति थी ना सामर्थ्य था, है ना। यद्यप ऊपर से तो ठीक प्रकार से लगा प्रतीत हो रहा था, वैसे ही कवि की कविता भाषा के मकर जाल में फंसकर ऊपर से कविता प्रतीत होती थी,
किंतु उसमें भावों की अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं थी और ना ही कत्त की सहजता थी उसमें। कुल मिलाकर कविता का प्रभाव खत्म हो गया था। अंत में कवि ने थक करके बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अंत में कवि थककर चूर हो गया और अपने माथे का पसीना पोंछने लगा और भाषा ने एक शरारती और नटखट बच्चे की तरह उससे खेलने लगी। छेड़ते हुए प्रश्न पूछा, क्या पूछा? खेलते हुए, छेड़ते हुए प्रश्न पूछा, क्या पूछा? पूछते, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कविता ने क्या पूछा? छेड़ते हुए क्या पूछा कि तुम अभी तक भाषा को सुविधानुसार सरल और सहज तरीके से व्यवहार में लाना नहीं आता या नहीं सीख पाया है अभी तक। वास्तव में कवि को अपनी गलती की अनुभूति हो चुकी थी। उसमें चमत्कारिकता, भाषा के लालच को त्याग कर भाषा की सहजता को क्यों नहीं बनाए रखा, इस बात को उसे इल्म था। इस बात को उसे क्या था? तकलीफ थी कि मैंने भाषा को सरलता कर लाने की बजाय उसको कसता चला गया, जिससे मैं बुरी तरह से उसमें फंसता चला गया। और कविता ही पूछ उससे बैठी कि क्या तुमने भाषा को अच्छी तरह से सरलता से लाने का प्रयास नहीं किया ना, सीखा ही नहीं। तो ये रहा इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भाषा की दुरूहता से बात को निष्प्रभावी होने की बात कही है और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिएगा, इसकी प्रसंग व्याख्या देख लीजिएगा। और काव्य विशेष में मानवीकरण है ना, उपमा अलंकार है शरारती बच्चों की तरह, है ना, अनुप्रास अलंकार रूपक भी है, बिंब का पटो प्रयोग ही है, ठीक है, भाषा सरल सहज है, लाक्षणिक शब्दों का है, मुक्त छंद है। तो ये रही व्याख्या। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा एक बार और देखने का प्रयास करिएगा, एक बार देखेंगे तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न करें तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।